हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 8 दे रखी है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 16। ये व्यास है। इसके अंदर अगर मैक्सिमम हम वर्ग बना सकें, इसके अंदर हम मैक्सिमम अगर वर्ग बनाए तो वो कैसा बनेगा, देखिए इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, ये मैक्सिमम वर्ग बनेगा। हालांकि लग रहा है आयत, लेकिन मान लो कि ये वर्ग है। तो हमारे पास देखो ये जो वर्ग का, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण किसके बराबर होगा, विकर्ण बराबर होगा हमारे व्यास के बराबर। और अगर हम वर्ग की भुजा को a मान लेते हैं तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2 और व्यास क्या है, त्रिज्या का डबल, त्रिज्या है 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, ये √2 गुणे में रखिए क्या हो जाएगा बट्टे में। तो हमें क्या निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा का मान है 16√2, 16√2, √2 गुना √2, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 128, ये हमें हमारा बिल्कुल सही मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है और निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो कोण हमें दे रखा है P डिग्री, कोण की जगह पर हमारा P है और हमारा जो त्रिज्या है r के स्थान पर वो कैपिटल R हमें दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई r स्क्वायर, ठीक। थीटा हमारे पास है P डिग्री बट्टे में 360 पाई, आर की जगह पर क्या है कैपिटल R स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया है ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 36 दूनी 72, 720 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 पाई R स्क्वायर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे त्रिज्या R की एक वृत्त को का जो कोण है थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। चाप का सूत्र पूछा आपसे, तो चाप कहाँ पे मिलता है हमें, परिधि भी मिलता है और परिधि का सूत्र 2 पाई R होता है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 2 पाई R। देखो ये त्रिज्यखंड के द्वारा जो काटा गया चाप है ना ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें निकालना है, जिसका सूत्र क्या है थीटा बटे 360 गुणे में 2 पाई R। कह रहे चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप क्या होगा ये बताना है। परिमाप का मतलब बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, 7 और 7 14 हो गया, प्लस ये भी जोड़ना है। तो पहले हम ए बी अलग से निकाल लेते हैं। ए बी क्या है, चाप, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे में 2 पाई R, ठीक। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, बट्टे में 360 है, 2 पाई का मान 22 बट्टे 7 और त्रिज्या का मान हमारे पास 7 है। 7 से 7 कटा, 6 छंग 36, 2 3, तो ये आ गया 22 बट्टे 3। ये हमें मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी टोटल क्या होगा, 7 और 7 14, 14 में हमें जोड़ देना 22 बट्टा 3, लॉसअप आ जाएगा 3, 14 दिया 14 दिया 52, 42, ठीक है, प्लस के 22, तो ये आ जाएगा 66, सॉरी 64 बट्टे में 3, ठीक है, 2 2 4, 4 और 2 6, 64 बट्टे 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का किसका संयोजन है। तो जो बेलनाकार पेंसिल है, पहले तो बोली थी बेलनाकार पेंसिल है, नुकीली कही गई है, ऐसे नुकीली होती है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बेलन है और ये हमारा शंकु है। तो शंकु प्लस बेलन के बराबर होगा, एक शंकु और एक बेलन के आयतन के बराबर है, ये हम बोल देंगे,
ठीक, कह रहे एक शाहुल निम्नलिखित का संयोजन है ना, शाहुल किसका संयोजन है, ये हमारा क्या, ये शंकु है, ठीक, और ये हमारा क्या, अर्धगोला है। तो किसका संयोजन है, अर्धगोला प्लस शंकु का संयोजन है, एक अर्धगोला और एक शंकु का संयोजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, एक घन है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास एक घन है। घन की खूबी क्या होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाला जाता है, तो बड़ा से बड़ा जो गोला इसके अंदर से काटोगे, ये गोला तुम जो काटोगे, ठीक है, उसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 7 होगा, अधिक से अधिक। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। तो जो गोला काट के बाहर निकालोगे उसका आयतन पूछ रहा है, तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, 7/2 7/2 और 7/2, एक 7 से एक 7 कटा, ठीक है, और 2 से काटोगे 2 कम 2, ठीक है, और काटोगे 2 दूनी 4, ठीक है, और कुछ है नहीं है। तो देखो यहाँ से गुणा करोगे 11 7 77, ठीक है, और देखो यहाँ से 11 दूनी 22 और 7 49, बट्टे में 3 दूनी 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा और सरल हो सकता है क्या, हाँ और कट जाएगा यार, ये तो 2 कम 2 कम 2 3 6, ठीक है, और भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाता। तो देखो 11 से गुणा कर दोगे, ठीक है, 11 9 99 हासिल लगा 9, 11 चौके 44 और 9, 44 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 53 बट्टे में 3, 3 से काटोगे 3 कम 3, 1 बचेगा, 13 हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, और 3 छंग 18, 1 बच गया, 10 हो जाएगा, 3 दिया 9, 3 दिया 9, चलता रहेगा, 146 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इस गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है, तो गोले का आयतन यही होगा, 146 के समथिंग है ना, यही आयतन होगा। मैक्सिमम गोला जो हम काट सकते हैं एकदम एजेस लेकर ना, तो 7 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, त्रिज्या 7/2 होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। सही तो है कैलकुलेशन, सही है, ठीक है, यही होगा आंसर। आगे बढ़ते, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखो किसी ठोस, हमारे पास एक ठोस है और ये अर्धगोल है, तो ठोस अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 3πr²। क्या होता है, 3πr²। तो हमें त्रिज्या क्या दे रखा है, त्रिज्या में दे रखा है, देखो 1/2 व्यास दे रखा है, त्रिज्या क्या हो जाएगा उसकी और आधी, तो 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा हमारी त्रिज्या। तो ये मान यहाँ रख दो, पाई का मान नहीं रखा है, आर का मान क्या है 1/4, स्क्वायर है 1/4। तो यहाँ देखो 4 चौको 16, 3/16 पाई होगा, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं होती वो बताना है। देखो माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होती है, मानक विचलन नहीं होता। मानक विचलन के बारे में आप कक्षा 11 में जाके पढ़ोगे, चैप्टर नंबर सांख्यिकी में, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। कह रहे एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो बहुलक होता है वो 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। इस पर आधारित प्रश्न हर साल एग्जाम में आता ही आता है, या तो ये संबंध लिखने के लिए बोलेगा या इस पर आंकिक प्रश्न दे देगा। कह रहे सूत्र x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा h में, ठीक है, u का मान किसके बराबर होता है। तो u क्या होता है,
यू आपका होता है डी बट्टे एच, और डी क्या होता है एक्स माइनस ए बट्टे एच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ए हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट कह रहे प्रतिच्छेद बिंदु से क्षैतिज अक्ष से कम प्रकार के और अधिक प्रकार से त्वरण देता है। तो त्वरण से हम क्या मिलता है, त्वरण से हमें माध्यिका मिलती है बच्चों। त्वरण से क्या मिलता है, माध्यिका, माध्यक। नेक्स्ट कह रहे यदि इन सभी का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान क्या होगा। समांतर माध्य निकालना तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या है, 5, 10, 15 प्लस आर प्लस 20 35 और फिर 40। ठीक है, कितनी संख्या जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7। इनका समांतर माध्य क्या है, 21 दे रखा है, इनका समांतर माध्य। गुणा कर दोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहां से जोड़ो, देखो 15 15 30, ठीक है, 30 और ये 20 50, 50 और 40 90, 90 में 135 जोड़ दो तो ये 125 हो जाएगा। 125 प्लस आर, तो ये 125 दे रखा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमें हमारा आर मिलेगा, 7 में 5 घटाओगे 2, आंसर आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा, तो आर का जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों, 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या माध्य निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 से भाग दे दो। अब यहाँ देखो 9 और 1 10 20 30 40 45, 45 बट्टे 9, 9 पंजे 45, तो आंसर आ जाएगा 5। ये आ जाएगा, हमें हमारा समांतर माध्य आराम से मिल जाएगा। और ये हर साल पूछा गया है, लगातार हर साल आ रहा है एग्जाम में। कह रहे 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 15 तक, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। 3 3 6 और 1 7, तो देखो क्या हो जाएगा, जोड़ो, ये 20, ठीक है, ये हो गया 40 50 और ये 2 बट्टे में 7। सही जोड़ा ना हमने, एक बार फिर से जोड़ लो, 10 12 14 14 और ये 6 20 और ये 20 40, ठीक है, गलत जोड़ दिया ना, 40, एक सेकेंड, देखो 14 और 6 20 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है, सॉरी ये 20 और 20 40, ठीक है, 40 ये 50 50 और ये 6 56 होगा, 7 8 56, आंसर कितना आ जाएगा 8। कह रहे यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 माध्यिका 20 और उसका बहुलक क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसका बहुलक क्या होगा, तो आपको पता है हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैंने बोला था ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा। बहुलक जो होता है वो होता है 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य, ये होता है कि नहीं। तो बहुलक हमें निकालना है, माध्य दे रखा है, देखो कह रहे हैं ये माध्य है, माध्यिका 20 है, तो माध्यिका हमारी 20 है और माध्य हमारा है 20.5, ठीक है, तो 20 3 60 और ये आ जाएगा 40 और 1 41, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो हमें हमारा जो बहुलक मिलेगा वो मिलेगा 19। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे n प्रेक्षणों का माध्य है, ठीक है, और यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। हर एक प्रेक्षण, देखो हमारे पास कोई संख्या है n प्रेक्षण और उनका माध्य x बार है, हर एक प्रेक्षण में अगर a बढ़ा दे तो नया जो माध्य होगा वो टोटल प्रेक्षण से a बढ़ जाएगा, टोटल प्रेक्षण से a बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
बिना हल के आंसर आ जाएगा। कह रहे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका बोला है, अभाज्य पूर्णांक, माध्यिका निकालनी, पूर्णांक अभाज्य भी हो तो वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर आ जाएगा 17, 19, 23, फिर आ जाएगा 29। कितना बोला है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। ठीक है, 10 पूर्णांक। विषम बोला है ना, विषम के लिए बीच में 1 होता है और सम के लिए 2 होता है। ठीक है, कितने हैं, 10 पूर्णांक बोले, n का मतलब है हमें 10 दे रखा है, यानी कि सम का केस है। सम में बीच में 2 पद आएंगे, इधर जितने होंगे इधर उतने होंगे, तो इधर 4 होगा और इधर भी 4 होगा, बीच में 2 पद बच गए, इन दोनों को जोड़ देना है और आधा कर देना है। तो 24 का आधा कितना होता है, 12, तो 24 का आधा आ जाएगा 12। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 12। अगर विषम होता तो बीच में 1 पद आता और वही हमारी माध्यिका हो जाती। कह रहे आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, ये जो आंकड़े हमें दे रखे इनका बहुलक क्या होगा। तो देखो जो आंकड़े हमें दे रखे हैं ना, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 10 नहीं, फिर देखो 19 1 बार, 2 बार, 3 बार, 19 हमारा 3 बार आ गया, फिर सबसे ज्यादा 19 है तो दिख रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 19। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है उसे बहुलक कहते हैं। कह रहे 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल क्या होगा। अगर हमें व्यक्तियों की संख्या मालूम है या n मालूम है और माध्य मालूम है, अगर हमें योगफल बोलेगा ना तो सीधा सीधा योगफल के लिए क्या होता है, माध्य में संख्या से गुणा कर दो, n इंटू माध्य। ठीक है, 10 व्यक्ति भार क्या है 45.6, तो गुणा करोगे दशमलव के स्थान के बाद, तो आंसर आ जाएगा 456। आंसर कितना आ जाएगा, 456 किलो होगा। लगातार पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस गुणा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं यदि इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 15 है तो x का मान क्या होगा। देखो समांतर माध्य तो 15 पहले ही दे रखा है, संख्या क्या है 27, 23 प्लस x। ठीक है, x के बाद क्या है 4x प्लस 4। ठीक है, फिर 15, फिर 3, फिर 7। ठीक है, ये है कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4, 5, 6, 7, बट्टे में 7 से भाग दे दोगे। ठीक है, क्वेश्चन सही हो बस। ओके, 7 संख्या है ना, इनके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग दे दिया तो ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 एकम 7, 15 सत्ते 105। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 हो गया, और यहाँ से आ गया 10, 60, 60 और ये 15, कितना हो गया 75। ठीक है, 75 में ये 4 जोड़ दो तो ये हो गया 79 और ये हो गया 5x। ठीक है, अब क्या करना है, सही किया ना कैलकुलेशन। सो देखो अब ये क्या है, प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा 26। 5 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, बस क्वेश्चन सही हो। वैसे तो तरीका तो यही है सॉल्व करने का। 50, 50 और ये 10, 60, 75, 75 में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो सही किया है, बस ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। ठीक है ना, बाकी सोल्यूशन का करने का तरीका तो हमें पता चल चुका है, ऐसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ही मिसिंग है, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। कह रहे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। अगर हम माध्यिका की बात करें, आरोही क्रम में लिखना होता है 6, 7, 8, 9, 10। देखो सम संख्या तो मैंने बोला था कि इधर बीच में 2 पद रहेंगे, इधर जितने होंगे इधर भी उतने ही होंगे, बीच में 2 पद रहेंगे, और जो 2 पद रहेंगे उनको जोड़ो और आधा कर दो। 11 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कह रहे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है। सभी प्रायिकता का योगफल कितना होता है? एक के बराबर होता है। कह रहे एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंद है। थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो नीली गेंद प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो नीली गेंद कितनी है? 2 है। कुल कितनी है? 3 और 2 5 है। तो आंसर आ जाएगा 2/5। आंसर कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। आराम से हो गया। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता किसी घटना की नहीं, प्रायिकता का जो मान होता है, किसी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 1 से 1 होता है, 1 से छोटा होता है, या 0 से बड़ा होता है। ये आप जानते हो। तो प्रायिकता का मान देखो भाग देंगे ना यहाँ से, ये 1.5 आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। तो 3/2 कभी नहीं होगा। बाकी ये अगर हल करोगे, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, 15%, 15 का बट्टे में परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 0.15, ये भी 1 से छोटा है। ये तीनों मान हो गए, 3/2 नहीं होगा। कह रहे किसी व्यक्ति ने 1 से 100 तक की सभी घटनाओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है। इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है वो बताना है और उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो बच्चों, अभाज्य संख्या अगर मैं गिनूं, ऐसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊं, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5 7, ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा। 2 3 5 7, फिर 11 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ठीक है, फिर 29, फिर 31, ठीक है, 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 होता है, 44 45 46 47 47 होता है, 48 49 50 51 52 53 53 भी होता है ना, 53 54 55 56 57 कट जाते हैं, 58 59 60 61 61 61 होता है। ऐसे गिनना पड़ेगा, ठीक है, गिनो और गिनो। 61 हो गया, 62 63 64 65 66 67, ठीक है, 67 भी होता है, 68 नहीं होता, 69 71 72 73 होता है, 74 75 76 77 78 79 ये भी होता है, ठीक है। और फिर कुल मिला के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना वो मैंने लिख दिए, 2 3, ठीक है, इधर बीच में ये छूट गया था, 59 71 भी होता है, और उसके साथ साथ 83 89 97 ये होता है। अब इनको गिन लो, संभव परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो संभव परिणाम हमारे पास 25 है और कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 100 है। 25 से कम 25, 25 चौके 100। आंसर क्या होगा? 1/4। तो याद रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं, आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। तो संभव परिणाम 25, कुल परिणाम 100, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है? जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं या तो हमें हेड मिलता है या टेल मिलता है। हेड का मतलब चित्र, टी का मतलब टेल पट। तो संभव परिणाम है प्रायिकता, हेड के लिए पूछ रहे, संभव परिणाम है, कुल परिणाम कितना है? 2। आंसर आ जाएगा 1/2। पट के लिए पूछता तो भी आंसर 1/2 ही आता। कह रहे एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों का आंसर भी मैंने बोला कि चित्र का भी 1/2 होगा और पट का भी 1/2 होगा, ठीक है। हेड का लिए बोले या ट्रेल के लिए बोले, 1/2 ही होता है। कह रहे 2 खिलाड़ियों संगीता और रेशमा के टेनिस का मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। संगीता मैच जीतती है, उसकी जो प्रायिकता हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.62।
तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखो रेशमा तभी जीतेगी जब संगीता हारेगी, तो संगीता के हारने की प्रायिकता में निकालनी है। संगीता के हारने की प्रायिकता रेशमा के जीतने के बराबर है। देखो जब संगीता हारेगी तभी रेशमा जीतेगी ना, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता का योगफल क्या होगा? 1 के बराबर होगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। तो आपको पीई डैश निकालना है, तो ये क्या होगा? प्लस का पी इधर के क्या हो जाता है? माइनस की 1 माइनस पी होता है, 1 माइनस पी होता है। तो 1.00 और पी का मान गया 0.62। घटा देंगे, 10 में से 2 घटाओगे 8 आ जाएगा और 9 में से 6 घटाओगे 3 आ जाएगा, 0.38 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम एक पासा उछालते हैं लूडो, तो उस पे जो परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 और 5 होता है। तो संभव परिणाम हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम कितने? 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। एक ना तो भाज्य होती ना ही अभाज्य होती, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट, कह रहे प्रायिकता ज्ञात कीजिए संख्याओं से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। 7 का गुणज कौन है? 7 का गुणज 35 है, 7 पंजे 35। तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5। आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 आएगा, यही होगा 1/5, क्योंकि संभव परिणाम 1 ही है और कुल परिणाम हमारे पास 5 है, तो आंसर 1/5 ही होगा।